बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जितनी भी फीमेल सुन रही हैं मेरी वीडियो, खुदा का वास्ता है अगर आप अटेन करना चाह रही हैं प्रेगनेंसी को तो खुदा का वास्ता है पहले अपना फॉलिक एसिड जो है उसको मेंटेन कर लेना। ये ना हो कि पहले टपाटप हो जाए उसके बाद प्रेगनेंसी अटेन हो जाए फिर फॉलिक एसिड गोलियां खा रही हो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी के 28 दिन के अंदर अंदर आपको फोलिक एसिड चाहिए, और अगर आज आप खाएंगे तो फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन, उसकी सारी मेटाबॉलिज्म होते होते काफ़ी देर हो जाएगी। तो इस वजह से अगर आप चाह रही हैं कि अगले महीने जो है वो प्रेगनेंसी आपकी हो और आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना आए, अल्लाह ना करे, तो इससे बेहतर यही है कि आप अपनी सुहागरात से पहले जो है ना वो फोलिक एसिड स्टार्ट कर दें। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि रिकमेंड करते हैं। ये इवन गायनी में भी और पीड्स के अंदर भी जो है ना वो अगर आपके पास माँ आती है तो आप इसको कहते हैं। सबसे पहले बताता हूँ इसकी कितनी जो है ना वो होती है। 1000 में से यूँ कह लें कि आपकी 1 या 2 बच्चे जो है ना वो आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के पैदा होते ही होते हैं। ठीक है, वजह क्या है? जो न्यूरल ग्रूव्स है ना वो फेल हो जाते हैं हमारे पास फ्यूज़ होने में। ठीक है, या फ्यूजन उनकी कंप्लीट जो है ना वो नहीं होती। तो यहाँ कह लें कि फेलियर है हमारे पास किस चीज़ का? फेलियर ऑफ न्यूरल ग्रूव्स। जो अब आपने एम्ब्रियो के अंदर न्यूरल ग्रूव्स और न्यूरल ट्यूब्स पढ़ी है ना, तो वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं हम जा रहे। तो फेलियर ऑफ द न्यूरल ग्रूव्स टू फ्यूज़ कम्प्लीटली, कंप्लीट वो फ्यूज़ हमारे पास नहीं हुए। ठीक है, जिसकी वजह से एक गड़ा रह गया, वहाँ से जो है ना वो हो गया। और ये इनटू वो जो ग्रूव्स हैं वो किसके अंदर फ्यूज़ नहीं हुए? इनटू ट्यूब्स। और वो कितने दिन के अंदर? मैंने कहा 28 दिन के अंदर। ठीक है, तो 28 डेज़ जो है ना वो आपके हैं। 28 डेज़ ऑफ कौन से? प्रेगनेंसी के। तो ये पूरी डेफिनेशन लिखेंगे तो अब आपको जो है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन होगा। क्योंकि एग्जामिनर सुनना, ये बुक की लाइन सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी ज़ुबान पर यही चढ़ी होती है पढ़ा पढ़ा के, तो वो फिर कहते हैं नहीं जी बुक वाली लाइन सुनाओ, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें जो है ना मैंने क्लियर करने की कोशिश करूँगा जितना मुझे आता है। ठीक है, एक आपके पास टर्मिनोलॉजी है जी हमारे पास एनेनकेफली। ठीक है, ANENCEPH एनेनकेफली हो गया। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग भी एग्जामिनर बड़ा माइंड करते हैं जी बच्चे ने स्पेलिंग नहीं ठीक लिखा, भाई तुम देखो कंटेंट क्या लिखा हुआ उसने, उसको बाकी को। नंबर सेकंड में हमारे पास होता है MENINGO, मेनिंगो मायो मायोस माइकोसील हो गया। ठीक है, और नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है जी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, बाइफिडा ओकल्टा। अब इनके लिए कुछ मेरे पास निमोनिक्स हैं। एनेनकेफली बेसिकली क्या है? सर का छोटा रह जाना। क्यों हमारे पास है? बेसिकली फेलियर है क्रेनियल न्यूरोफोर। हमारे पास 2 तरह के न्यूरोफोर होते हैं। सपोज करें ये एक न्यूरो हमारे पास है पोर, इसके 2 एंड होती है। एक हमारे पास होता है क्रेनियल एंड, एक हमारे पास होता है कॉडल एंड। क्रेनियल मतलब सर वाला। अगर तो क्रेनियल न्यूरोपोर जो है ना वो फेलियर हो जाए उसका क्लोज होने में, तो हमारे पास कह रहे हैं कि फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ क्रेनियल न्यूरोफोर। ठीक है, तो क्रेनियल न्यूरोफोर हमारे पास जो है ना वो फेल हो गया क्लोज होने में। अब यहाँ पे देयर इज़ नो क्रेनियम। जब वो फ्यूज़ ही नहीं हुआ तो हमारे पास क्रेनियम जो आपकी खोपड़ी है वो एब्सेंट होगी। फिर हमारे पास क्या होगा? जब वो एब्सेंट है तो हमारे पास उस बच्चे का दिमाग, ब्रेन भी बिल्कुल एब्सेंट होगा। नो क्रेनियम, नो ब्रेन। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो सिर्फ बेजल पोर्शन जो है ना वो थोड़ा बहुत आपको मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, स्मॉल बेजल पोर्शन जो ब्रेन का है ना वो, ज़ाहिर बात है ब्रेन ने अब कहीं ना कहीं तो ग्रो करना है, तो उसका छोटा बहुत जो है ना वो कहता है चलो मैं बेजल पोर्शन में बन जाता हूँ, बाकी ना बने तो फिर या जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और ऐसे बच्चे जो है ना वो इनकम्पिटेंट होते हैं लाइफ में, मतलब कि वो बच नहीं सकते, मर ही जाते हैं। ठीक है, अर्ली लाइफ में जो है ना अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं। मेनिंगो मेनिंगो माइलो सील जो है ना, पता नहीं आज मेरे ज़ुबान पे क्यों नहीं लफ्ज़ चढ़ रहे। शायद अभी सुबह के 3:30-4 बज रहे हैं, मुझे नींद शायद आई हुई है क्या। फेलियर ऑफ द क्लोजर ऑफ द कॉर्डल न्यूरोफोर। यहाँ पे हमने क्रेनियल का पूछा, अब यहाँ पे कॉर्डल न्यूरोफोर हो गया। तो अगर वो कॉर्डल न्यूरोफोर जो है ना उसकी हमारे पास फेलियर हो जाए तो हमारे पास
जो भी चीज़ होती है वो हर्निएट कर देगा, ठीक है। सपोज़ करें अगर यहाँ पे हमारे पास मेनिंजेस आ रही हैं, तो यहाँ पे अगर वो फेलियर होगा तो मेनिंजेस की जो है ना वो हर्निएशन हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं मेनिंगो माइलोसील, ठीक है। अगर मेनिंजेस के साथ स्पाइनल कार्ड भी हमारे पास आ जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ मेनिंजेस आ रही थी, ठीक है, अगर मैं कहूँ हमारे पास जो हर्निएशन हुई है वो मेनिंजेस और हमारे पास साथ में स्पाइनल कार्ड, वो यहाँ से जो है ना वो निकल के बाहर आ गई है, एक उसने लफड़ा बना दिया है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मेनिंगोमाइलोसील। वो था मेनिंगोसील अगर सिर्फ हमारे पास मेनिंजेस आती हैं, अगर मेनिंजेस और स्पाइनल कार्ड आ जाए इसको हम कहते हैं मेनिंगोमाइलोसील, ठीक है, मेनिंगोमाइलोसील, ठीक है। तो मेनिंजेस के लिए मेनिंगोसील, अगर मेनिंजेस स्पाइनल कार्ड है तो हमने साथ में माइलो भी लगा देना, मेनिंगोमाइलोसील हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमनली अकर इन दी लंबर, हाँ यहाँ पे एक और भी एमसीक्यू आता है कि ये हमारे पास जो लंबर वर्टिब्री है ना, ठीक है, उसके अंदर आपको जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो लंबर रीजन में मिल जाएगा। फिर आता है सॉरी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ओकल्टा मैंने याद है कट्टा, ओकल्टा कट्टा मतलब एनीवे सॉरी, ओकल्टा में हमने कहा कि इसका लिए मैं निमोनिया है कट्टे के बाल, ठीक है। कभी आपने देखा जो भैंस का होता है ना मेल, उसे हम कट्टा कहते हैं बच्चा जो, ठीक है, तो उस कट्टे के मैंने याद है ओकल्टा कट्टा, कट्टे की दुम के ऊपर जो है ना वो बाल होते हैं, तो इसके अंदर भी आपको यही होगा कि टफ हेयर ऑन दी बैक जो है ना, जहाँ पे डिफेक्ट होगा वहाँ पे आपको जो है ना वो टफ हेयर जो है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। टफ हेयर अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी बोनी डिफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसकी अगर मैं व्हेन देयर इज अ बोनी डिफेक्ट बट देयर इज नो प्रोजेक्शन ऑफ मेनिंजेस, यहाँ पे अब कोई भी हर्निएशन नहीं हुई, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है ब्रेन और मेनिंजेस और स्पाइनल कार्ड की हर्निएशन, यहाँ पे अब बोनी डिफेक्ट है लेकिन हर्निएशन नहीं हुई, जहाँ पे भी डिफेक्ट है सिर्फ वहाँ पे बाल उग गए हैं, तो टफ एरिया ऑन जहाँ पे हमारे पास बोनी डिफेक्ट है, तो इसे हम कहते हैं जिस्माना बाइफिडा ओकल्टा। सिंपल सी बात है, और इसमें और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास। अब रिस्क फैक्टर क्या है, किन में होती है, मैटरनल एज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन कहूँगा प्लीज़ जल्दी शादी कर लेना, आपके मज़े के चक्कर में बच्चा बेचारा जो है ना वो लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो मैटरनल एज, या तो माँ बहुत ही कुंवारी है, ठीक है, यूँ कह लें कि बहुत ही जवान है, टीनेजर में आ जाती है, 18 से बिलो है, ठीक है, या फिर मैटरनल बहुत ही बूढ़ी है, या तो टीनेजर है या फिर बहुत ही हमारे पास ओल्डर मदर है, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर अगर वो माँ वेलप्रोइक एसिड ले रही है, ठीक है, जो कि हम एपिलेप्टिक ड्रग के अंदर यूज़ करते हैं, तो अगर माँ को मिर्गी है वो वेलप्रोइक एसिड ले रही है, ठीक है, तो एपिलेप्टिक ड्रग ले रही है, तो एंटी एपिलेप्टिक, तो इसके अंदर बड़ा चांस है कि उनके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए। या फिर माँ को डायबिटीज़ है, मैटरनल डायबिटीज़ है, ये भी हमारे पास है। या फिर हमारे पास माँ को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, ठीक है, मतलब वो बेचारी उस खानदान में रह रही जहाँ के उसकी सास जो है ना वो गिन गिन के रोटी भी देनी है उसको, गिन गिन के जनाब उसको फ्रूट भी देना है, कभी मिल गया ना मिला भाई, उसके हस्बैंड का ख्याल करे हर वक्त, वो अपना कोई ख्याल ना करे, तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अगर उसको होगी है, साथ में आयरन डेफिशिएंसी होगी, तो ये बड़ा सीवियर केस हो जाता है। और एक्चुअल में केसेस आते हैं, ठीक है, वो फिर बताने में शर्माती हैं कि कहीं डॉक्टर साहब को पता नहीं लग जाए घर के, लेकिन पता चल जाता है बंदे की शक्ल देख के ना, बस आपकी आँख हो ना तो आप पहचान जाते हैं कि ये पेशेंट जो है ना वो इस फिलहाल है। अच्छा, अब इसके अंदर जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है ना वो मैं थोड़ी सी यहाँ पे बता देता हूँ और उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। हाइड्रोकेफलस जो है ना वो हमारे पास बड़ा ही, अब देखो ना जहाँ पे लंबर एरिया के अंदर स्पाइनल कार्ड भी हर्निएट हो जाए, ठीक है, यहाँ पे, और हमारे पास मेनिंजेस भी हर्निएट, तो मतलब इसकी जो न्यूरॉन्स यहाँ पे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई निकल रही है वर्टिब्री के साइड में स्पाइनल कार्ड से, वो भी इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिनिकल फाइंडिंग में मैं आपको बता देता हूँ, एक तो वो हाइड्रोकेफलस के मतलब इन लार्ज जो है ना वो हमारे पास उसका हेड होगा बच्चे का, क्या वहाँ पे जो CSF फ्लूइड है उसकी अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो हाइड्रोकेफलस के साथ आएगा बच्चा, बड़ा उसका सार होगा। नंबर सेकंड पे
एब्सेंट ब्लैडर कंट्रोल लीडिंग टू रिकरेंट यूटीआई। वो अपने ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं, क्योंकि जो नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जा रही थी वही ख़राब हो चुकी है हर्निएशन की वजह से, तो ब्लैडर कंट्रोल उसका ख़त्म, तो जिसकी वजह से वो पेशाब उसका वहीं पे निकल गया, उसको बार बार जो है ना वो उसकी माँ कहेगी इसको बार बार इन्फेक्शन होता है, बीमार हो जाता है, यूटीआई हो रहा है इसके, ठीक है। फिर जब उसका बावल कंट्रोल भी, मतलब उसकी इंटेस्टाइन के ऊपर भी हमारे पास फंक्शन उसका लॉस हो गया, तो जीआईटी की मोटेलिटी नहीं होगी, तो वो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहेगी वो, ठीक है। वो उसकी माँ कहेगी ये वॉशरूम में बैठा रहता है, इसको पोटी नहीं आती, तो ये कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी है, ठीक है। फिर उसके जो है ना वो देखेंगे डायबिटीज़ के अंदर भी ये भी देखा गया कि मदर जो है ना जो बेबी पैदा होते हैं क्लब फूड के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसकी एक बड़ी निशानी ये भी है कि हमारे पास क्लब फूड मतलब इन्वर्टेड उसके पाँव जो है ना, आगे आ रहा है लेक्चर ये एंड पे हमारा क्लब फूड का, इसको मैं डिस्कस, तो अंदर की तरफ मुड़े हुए पाँव जो है ना वो बच्चे के देखे गए। फिर मेंटल रिटार्डेशन होगी, ठीक है, दिमागी तौर पे ज़ाहिर बात है, हमने अगर वो एनेनकेफली का है तो उसके क्रेनियम नहीं बनी, तो अगर बनी है तो कम बनी है, तो मेंटल रिटार्डेशन उसकी बात हो जाएगी, और हमारे पास सीजर्स जो है ना उसको चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ री अकरेंस रेट भी है हमारे पास फैमिलीज़ के अंदर, अगर तो एक चाइल्ड अफेक्ट हुआ है तो नेक्स्ट चाइल्ड के अंदर हमारे पास चांसेस हैं कि 2 to 3% के वो अगला बच्चा भी होगा। लेकिन अगर उसके 2 चाइल्ड जो है ना वो इनमें से किसी भी चीज़ में अफेक्टेड है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर, तो नेक्स्ट चांस उसका 10 से 12% है, ठीक है। अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है, मतलब माँ को बचपन में था, अब वो ठीक उसने इलाज करवाया बच्चे में, तो हम या बाप को था, तो उसके अंदर भी चांसेस है 2 से 3% हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपने पेरेंट्स को बता देना कि ये आपके चांसेस हैं, तो इसके मुताबिक जो है ना वो आप नेक्स्ट बच्चे की प्लानिंग कर लें, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है इसकी, तो सिंपल सी प्रिवेंशन है, बिफोर प्रेगनेंसी मदर को जो है ना वो 4 मिलीग्राम फोलिक एसिड सिरप देनी है आपने, उसको कहना है ये गोलियां हैं चंद एक, ठीक है। तो ये खाल वगैरह रेड कलर की, तो आपको जो है ना वो हमारे पास तो 4 मिलीग्राम फोलिक एसिड अगर उसको डेली बेसिस के ऊपर दे दे बिफोर 28 डेज ऑफ प्रेगनेंसी को अटेन करने से पहले उसे कहना भी टपट ना करना, पहले 28 दिन खा लो, उसके बाद शुरू करना जो भी करना है, तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ टेस्ट है, अगर उन्होंने इस तरह का टपाटप कर लिया है और उनको शक हो रहा है कि जी हमारे बेबी के अंदर इन तीनों में से कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? प्री नेटल डायग्नोसिस जिसे हम कहते हैं ना, वो मैं यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं कि प्री नेटल डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटू सा चार्ट मैं बना देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले को मिस करवाना, बस यहाँ पे हम प्री नेटल डायग्नोसिस में हमने चेक करना है AFP अल्फा फेप्टोप्रोटीन चेक करनी है। नंबर सेकंड पे एसिटाइल कोलिनेस्टेज इन दी एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। ACH जो है ना वो कोलिनेस्टेज इन एमनियोटिक फ्लूइड, जो आपका फ्लूइड होता है ना बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड जिसके गिर्द वो तैर रहा होता है, उसके अंदर आप अल्फा फेप्टोप्रोटीन चेक कर लो और एसिटाइल कोलिनेस्टेज जो है ना वो चेक कर लो। अगर तो उसको हमने अभी तक 3 पढ़ी है, मेनिंगोसील, मेनिंगोमायोसील और स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ये तीनों चीज़ों में क्या क्या चीज़ जो है ना वो रेज होगी वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इस चीज़ को देख लो, आपने नंबर 1 पे देखना है मेनिंगोसील के लिए, मेनिंगो मायोसील के लिए देख लेना, और हमने देखना है स्पाइना बाइफिडा के लिए देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम अल्फा फेप्टोप्रोटीन की बात करते हैं, फिर यहाँ पे हम देखते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टेज के। जो मेनिंगोमायोसील और जो मेनिंगोसील और मेनिंगोमायोसील इन दोनों का जो है ना वो पेशेंट होगा उसके अंदर अल्फा फेप्टोप्रोटीन रेज्ड होगा, ठीक है, रेज्ड होगा। लेकिन उसके अंदर एसिटाइल कोलिनेस्टेज बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन जो स्पाइना बाइफिडा है, कट्टा है ना, कट्टे को एसी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके अंदर एसिटाइल कोलिनेस्टेज ज़्यादा होगा लेकिन अल्फा फेप्टोप्रोटीन नॉर्मल होगा। समझ आई मेरी बात की? तो मैंने यूँ याद किया कि कट्टे को सिर्फ एसी की ज़रूरत होती है, कट्टे को गर्मी बहुत लगती है, इसी वजह से वो भैंसें नहा रही होती हैं ना उधर नहर के अंदर, तो नहर में भैंसें नहा रही हैं और वहाँ पे कट्टे को गर्मी लगी है, तो कट्टे को नहर के अंदर बार बार ले जाना पड़ता है। तो एसिटाइल कोलिनेस्टेज में एसी आ रहा है ना, तो यहीं से याद कर लो कि एसिटाइल कोलिनेस्टेज में हमारे पास जो है ना स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा वाले केसेज में बढ़ेगा, बाकी सब में जो है ना वो उल्टा कर देना, मेनिंगोमायोसिल में अल्फा फेप्टोप्रोटीन बढ़ा देनी है आपने, इतना सा काम है बस आपका। ये बिलीव मी ये मुझे हमेशा मिक्स हो जाता है, मैंने फिर ये कट्टे वाला निमोनिक याद किया था इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी मैनेजमेंट क्या करनी है आपने, पेशेंट तो आ गया, अब कह रहा डॉक्टर साहब इनका कोई इलाज तो दसो, तो मेरी जान मैनेजमेंट जो है ना मैनेजमेंट यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। तो मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं है, अगर तो ओपन है तो आप उसको जो है ना वो सर्जिकली क्लोजर कर लेंगे,
ठीक है, यही है हमारे पास। और उसको सबसे बेहतर ये है कि उसको प्रिवेंट करना है, इन्फेक्शन ना हो किसी किस्म का। अगर इन्फेक्शन होगा तो फिर मसला ख़राब है, ठीक है। अगर तो उसको हाइड्रोकेफलिस का है, मतलब उसका सर बड़ा होता जा रहा है, आपने देखा है, ठीक है, तो उसके अंदर आपने क्या कहते हैं, वेंट्रिक्यूलोपेरिटोनियल शंट, पेट से एक ट्यूब हम उसकी दिमाग के अंदर वेंट्रिकल के अंदर डालते हैं, तो वेंट्रिक्यूलोपेरिटोनियल शंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो हम डाल देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है ना वो सारा पेरिटोनियम में आ जाए। फिर अगर उसको बावल और उसकी यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन है तो उसकी बावल केयर करनी है, यूरिनरी ट्रैक वाले की केयर करनी है। और जो उसको क्लब फुट है उसके लिए हम ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट करते हैं। तो पेशेंट आपके पास बेबी हंसता खिंचता जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंजेनिटल डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। वी हैव एनी क्वेरी, आप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।